सवाल इंडिया का मैं आपका स्वागत है। मैं हूं शारिफ खान। कर्नाटक में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान कर दिया। कर्नाटक में 10 मई को एक ही दौर में चुनाव होंगे और नतीजे 13 मई को आएंगे। 10 मई को कर्नाटक विधानसभा के 224 सीटों के लिए मतदान होगा। आज चुनाव की तारीख का ऐलान के साथ साथ राज्य में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई। कर्नाटक का चुनाव इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इसके नतीजे का असर आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी पड़ सकता है। 2024 के आम चुनाव भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बीजेपी के लिए जहां सत्ता में वापसी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई, बोम्मई सरकार पर कमीशनखोरी जैसे आरोप और सत्ता विरोधी लहर का उसे सामना करना होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने चुनौतियां हैं। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार फैक्टर पर ध्यान देने की है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ओर से यह साफ नहीं किया गया है कि उनके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। वहीं यहां जेडीएस की भूमिका पर भी सबकी नजर रहेगी। पिछली बार वो किंग मेकर साबित हुए थे। BJP is ever ready party with a strong organization right from booth level to the national level, and we have done a lot of abhiyans where the response of the people was tremendous, and both central government and state government, double engine government has done tremendous jobs in terms of infrastructure, in terms of benevolent to the farmers, workers, women, youths and SC, ST and OBCs. Therefore, the entire Karnataka, cutting across all sections of the people, have showed a great deal of support. For last 3 months, I visited more than 120 constituencies, and I am sure that on May 13th, BJP will have a handsome victory. Will win a hands down victory and will get absolute majority. हमारी जीतने की संभावना पूरी है, इसीलिए तो मोदी जी अपने पूरे कैबिनेट के कलीग को वहां पर लगाया है और खुद ही प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सभी वहां पर दौरे कर रहे हैं। शायद ये पहली बार होगा कर्नाटक के असेंबली के इतिहास में कि इतने लोग वहाँ पर कांग्रेस को घेरे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस वहाँ मजबूत है और कांग्रेस जीतेगी। हमारे साथ हमारे दो मेहमान हैं और साथ ही निहाल की दवाई भी मौजूद हैं। इन मेहमानों के पास बाद में चलेंगे, पहले निहाल आपके पास आते हैं। बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी कितनी मुश्किल, कितनी आसान? देखिए, बीजेपी के सामने दो चुनौती है। पहली है एंटी इनकम्बेंसी की और दूसरी बात है कि लिंगायतों का एक बड़ा विद्रोह हमने यहाँ देखने को हमें मिला था। उत्तर कर्नाटक के पंचमसालियों का बहुत बड़ा ग्रुप है पंचमसाली, 102 सब कास्ट है लिंगायतों में और उसमें से तकरीबन 75 के आसपास सब कास्ट का ये जमावड़ा है पंचमसाली। उन्होंने विद्रोह किया। विद्रोह मुख्यमंत्री के घर पे किया जाकर के, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया। BS येडियुरप्पा जो कि बहुत बड़े लिंगायत नेता हैं पिछले 2.5 दशकों से, उनके शिवमोगा में जाके हल्ला हंगामा खड़ा किया। उनकी मांग थी 15% रिजर्वेशन और सीधे तौर पर वो कह रहे थे कि बसवराज बोम्मई और येडियुरप्पा ने बार बार वादे किए लेकिन रिजर्वेशन की मांग उनकी पूरी नहीं की गई। हालांकि अभी 4% जो मुस्लिम रिजर्वेशन था उसमें से 2% वोकली का और 2% लिंगायतों को दिया गया है, लेकिन ये अभी मिलने वाला नहीं है क्योंकि ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में लंबित है एक जनहित याचिका की वजह से। तो कुल मिलाकर के ये जो विद्रोही तेवर लिंगायत दिखा रहे हैं वो एक चुनौती है। एंटी इनकम्बेंसी एक चुनौती है। बसवराज बोम्मई को लेकर भी लिंगायत बटे हुए हैं। अब तो बसवराज बोम्मई के एक बहुत ही नज़दीकी बीजेपी नेता होते थे कन्नूर, और वो पहले बीजेपी के सांसद भी थे। उन्होंने बसवराज बोम्मई का साथ छोड़ दिया और बसवराज बोम्मई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पे वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। अब देखना है कि बीजेपी किस तरह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार यहाँ पे दौरा कर रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं बार बार, साथ ही साथ JP नड्डा और दूसरे बड़े जो नामी मुख्यमंत्री हैं वो भी लगातार कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। तो चुनौती निश्चित तौर पर
कांग्रेस के लिए, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि 1985 के बाद अगर आप देखें तो किसी भी सरकार ने वापसी नहीं की है यहाँ कर्नाटक में। यहाँ संक्षेप में कांग्रेस काफी उम्मीद लगाए बैठी है कर्नाटक से, उनकी उम्मीदों को पड़ लगेगा या फिर उन्हें एक मजबूत टक्कर मिलेगी? आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, इस बारे में कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इस एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा उनको मिलेगा, साथ ही साथ लिंगायतों की जो नाराज़गी है उसका फ़ायदा भी उनको मिलेगा। और जो तीसरी उम्मीद जो उन्होंने लगा के रखी है वो है जनार्दन रेड्डी के प्रभुत्व वाले जो इलाके हैं, उन इलाकों की बात अगर आप करें तो तकरीबन 50 के आसपास वहाँ सीटें हैं। जनार्दन रेड्डी ने बीजेपी से बगावत की है, तो उनको लगता है कि जनार्दन रेड्डी की जो नाराज़गी है वो 50 सीट जो वो लड़ने जा रहे हैं, भले ही 1-2 सीट जनार्दन रेड्डी की पार्टी जीते, लेकिन बाकी सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुँचाएंगे और वो फ़ायदा कांग्रेस को होगा। निहाल, शुक्रिया आपका बहुत बेहतरीन तरीके से इस पूरे मामले पर विश्लेषण करने के लिए। अब हम अपने दोनों मेहमानों के पास चलते हैं। संजीव सिंह हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और अनिल शुक्ला हैं जो नेता बीजेपी हैं। शुक्ला जी, पहले आपके पास आएंगे। पिछले चुनावों में जिन भी राज्यों में चुनाव हुए जहां आप सत्ता में थे, कभी भी भ्रष्टाचार आपके सामने एक बड़े मुद्दे के तौर पर मौजूद नहीं रहा, लेकिन कर्नाटक में जब से आपने सरकार बनाई और आज के दिन तक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप आप पर लगे हैं, जिसका जवाब आपसे मांगा जा रहा है। तो आने वाले चुनाव में आप किस तरह से इसको काउंटर करने वाले हैं? देखिए, बीजेपी की सरकार कर्नाटका में जब से आई है, उसने चौमुखी विकास किया है और बहुत मेहनत करके, अच्छी गवर्नेंस दे करके, मैं समझता हूँ घर घर जो है जो भी हमारे योजनाएं थी उनका लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। कर्नाटक का जहां तक सवाल है, वहां पे सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़े पैमाने पे बढ़ाने आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि मेरा सवाल ये नहीं था कि आपने क्या क्या किया। जी, आपके सवाल पे ही आ रहा हूँ, आपके सवाल पे आ रहा हूँ। हाँ, सवाल का जवाब वहाँ पे जी। अच्छा, वहाँ बस एक चीज और सुन लीजिएगा। वहाँ पे हमने मेट्रो भी दिया है, वहाँ पे हमने वंदे भारत भी दिया है, और जहाँ तक कांग्रेस के वहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष का मामला है, तो वो खुद भी भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों पे घिरे हुए हैं। तो अब वो अगर सरकार है उसके खिलाफ अगर फर्जी आरोप इस तरह के लगा रहे हैं तो उसका कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो तो लोगों को दिखाई दे रहा है। कर्नाटका में हमने जो कृषि का उत्पादन को बड़े पैमाने पे हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। तो शुक्ला जी, आप ये कह रहे हैं कि 1985 से जो ट्रेंड चला आ रहा है उस ट्रेंड को इस बार आप बदल देंगे? पूरी तरीके से वहां के लोग जो है, चूंकि देखिए वहां चक्कर क्या है, कांग्रेस वहां पर जो है जिस तरीके से अपीजमेंट पॉलिसी चला रही है, जैसे ये मामला जो गोरखा वाला मामला लेकर के सुनिए पहनना चाहिए कि ध्रुवीकरण और अपीजमेंट पे मत जाइए। आपने इतने साल काम किया है वहां जमीन पर, तो जरा उस पर बात कीजिए कि क्या कुछ कर डाला आपने। उस पर आप अपना चुनावी रणनीति में क्या अपनाते हैं उसको रहने देते हैं। यहाँ पर हमारे साथ संजीव सिंह हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे ये था, इस बार क्योंकि जब से भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकली तो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया आपस में एक दूसरे से भिड़ते नजर नहीं आए हैं। इस वक्त आपको क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी जिस मजबूती से लड़ती है वहां पर आपका सामने खड़ा होकर और सत्ता फिर से पाने की जो तमन्ना है, वो कितना आपको लगता है कि आप उसमें कामयाब हो पाएंगे? और जरा शॉर्ट में बताइएगा। सारिक भाई, सबसे पहली बात यह कि भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आई थी, आपको ख्याल होगा कि 2021 में वहां पे जो ठेकेदारों के संघ के अध्यक्ष ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा कि 40% कमीशन यहाँ पे लिया जा रहा है विभिन्न विभागों द्वारा। और आपको याद होना चाहिए कि इसके चलते 40 साल का एक युवा ठेकेदार, जो कि इनके मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के चलते, उसने अपने लेटर में लिख के दिया कि उनके चलते आत्महत्या किया। तो वहां मामला सबसे बड़ा वहां पे भ्रष्टाचार का है। उसके साथ ही साथ आपने देखा कि 13 तो करीब स्कूलों के प्रबंधन चलते, जहां 2 संघ है, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिख करके दी कि हमारे साथ भी भ्रष्टाचार से। तो कर्नाटका में भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा है, आरक्षण का विवाद बड़ा है, और कृषि कानूनों को जी
आपसे लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। शुक्ला जी आपके पास लौटते हैं। जो रेड्डी बंधु हैं, हाँ आप वापस जुड़ गए हैं क्या सिंह साहब? आप संजीव जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, अपनी बात पूरी करें। जी मैं ये कह रहा था कि वहीं 1300 स्कूलों के जो संगठन है उनके दो संघ हैं शारिक भाई, उन्होंने भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बिटकॉइन का घोटाला इनकी सरकार में हुआ और इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहते हैं कि नाली का और सड़क का मामला नहीं है, मामला सबसे बड़ा कहते हैं कि साहब लव जिहाद का है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो तथाकथित विकास को गिनाने का काम किया, विकास तो हुआ नहीं। 25 महीने से ज्यादा वसुराज बोमई की सरकार वहां पे है और बताइए कैबिनेट का गठन नहीं कर पाते, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के वहां के नेता जो कि अभी थमैया साहब हैं, MLC पुतन्ना साहब हैं, अभी जनवरी फरवरी में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हर जगह विफल रही है और 2023 में कांग्रेस वहां पे जनता की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए एक मजबूत सरकार बनाएगी। और आपने कहा कि हमारे नेताओं के भीतर, चाहे वो डी शिव कुमार जी हो, चाहे हमारे सिद्धारमैया साहब हो, दोनों लोग मिलकर के जिस तरह से आपने देखा कि राहुल गांधी जी की जब वहां पे भारत जोड़ो यात्रा पहुंची कितनी सफल रही, तो हमारे पार्टी के अंदर कोई विवाद नहीं है और हम कर्नाटका की जनता के अनुरूप बिल्कुल सरकार बनाने जा रहे हैं। जी अनिल शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे यही था, भ्रष्टाचार के मुद्दे को नकार रहे थे। आपके विधायक का बेटा पकड़ा जाता है, फिर उसके घर से 8 करोड़ रुपए मिलते हैं और जो 40% की कमीशन थ्योरी का जो आरोप विपक्ष आपके ऊपर लगाता है, एक तरीके से वो आरोप आपके ऊपर चिपक भी गया है, जिससे आप अभी छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, डी शिव कुमार तो जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो खुद ही भ्रष्टाचार में उनके ऊपर तमाम आरोप लगे। और जहां तक रही बात, अगर कोई आदमी कुछ करता है तो उसके खिलाफ बीजेपी पूरी तरीके से कार्रवाई करती है। और बीजेपी को आपको पता है कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। और कर्नाटका जो एक तरीके से ज्ञान की राजधानी कही जाती है जी, वहां पर जो है हमारी सरकार ने बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है जी। हमने जो है वहाँ मेट्रो को बढ़ाया है, वंदे भारत को चलाने का काम किया है। हमने वहाँ पर किसानों की जो कृषि उत्पादन है उसको बढ़ाने का काम किया है। घर घर योजनाओं का हम लोग लाभ पहुंचाने का काम किया है। चौमुखी विकास वहाँ पर जो है बीजेपी कर रही है। और बीजेपी, हमको पूरी तरह ये उम्मीद है, और जो जिस तरीके से कांग्रेस का पतन हो रहा है पूरे देश में, मुझे तो नहीं लगता है कांग्रेस कहीं स्टैंड कर पाएगी। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले संजीव जी आपके पास आएंगे चुनाव में जी, जिस आने वाले चुनाव में 13 तारीख को जब काउंटिंग होगी तब पता चल जाएगा। आप मैं कहना तब आप नोट कर लीजिएगा, 150 सीटें जीत करके बीजेपी पुनः वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। इसमें कहीं कोई अनिल जी संदेह नहीं है। अनिल जी, हम संजीव जी के पास जाएं उससे पहले आपके पास आते हैं। करीब 50 सीट रेड्डी जो हैं वो लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। कहा यह जाता है कि वो उस क्षेत्र में जहां से वो आते हैं उनका अपना एक दबदबा है, भले ही वो सीट ना जीत पाए, 1 या 2 4 जितने भी जीते, आपके लिए कितना बड़ा नुकसान कर जाएंगे, या आपको लगता है कि उसका कोई असर नहीं पड़ेगा? मुझे ऐसा लगता है कि अभी लोग जो है द पीपुल है बिकम पॉलिटिकल अवेयरनेस, तो उनके अंदर जो है अब मुझे नहीं लगता है वो अपना वोट खराब करेंगे। और बीजेपी जिस तरीके से कर्नाटका में काम किया है और आगे चूंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी है, प्रदेश में भी बीजेपी है, तो जो मैक्सिमम डेवलपमेंट की बात है कर्नाटका में, तो वो जो है क्या नाम है बाधित न हो, वो आगे चलती रहे। और फिर कर्नाटका के लोग सब समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो अपना वोट खराब करें। और माननीय मोदी जी के साथ चलते हुए और वहां पर फिर से बीजेपी की सरकार बनाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। संजीव सिंह जी, आपसे मेरा यही सवाल था कि पिछली बार अगर देखें तो जेडीएस एक किंग मेकर की भूमिका में आ गई थी, आपकी सीटें ज्यादा थी लेकिन फिर भी आपने उन्हें समर्थन दिया, वो मुख्यमंत्री बने। इस बार जरा ऑनेस्टली बताइएगा कि उनके ऊपर डोरे तो दोनों ही डालेंगे, बीजेपी भी चाहेगी कि अगर नंबर्स कम रह गए तो उनको अपने साथ ले लिया जाए। क्या पहले से बातचीत हो रखी है या चुनाव के बाद ही देखेंगे? ईमानदारी से बताइए। तारिक जी, ईमानदारी से बात रखूंगा। आज जो कर्नाटका की हालत है, आपने देखा कि जब हमारे जननायक
राहुल गांधी जी की यात्रा पहुंचती, भारत जोड़ो यात्रा, जिस तरह से जन समर्थन मिला, उस जन समर्थन में आपने देखा कि कर्नाटका का किसान रहा हो, नौजवान रहा हो, महिलाएं रही हो, सब तरफ से भ्रष्टाचार गूंज रहा था। और आज भ्रष्टाचार का आलम यह है कि 40 साल के नौजवान संतोष पाटिल जैसे ठेकेदार को आत्महत्या करनी पड़ती, और एक मंत्री के चलते, के.एस. ईश्वरप्पा के सीधे उन्होंने उनका नाम लगा के बताया था। तो आज कहीं न कहीं वहां पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की तरफ कांग्रेस सरकार बनाएगी। 13 मई का जो आप देखिएगा कि जब मतदान के रिजल्ट सामने होंगे तो कांग्रेस वहां पहली चॉइस है, और इसलिए कि कांग्रेस लगातार संघर्ष करती रही। मैं यहां पे एक चीज कहना चाहता हूं, उसका सवाल का जवाब देकर अनिल शुक्ला जी जरूर जाएंगे कि जब 2021 में येदियुरप्पा साहब इस्तीफा देकर के हटते हैं तो बसवराज बोम्मई साहब मुख्यमंत्री बनते हैं। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी कौन सी सिरफुटो चल रही थी कि अपनी कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पाते हैं 26 महीने तक। ये सरकार चलाने की बात करते हैं कि सरकार सफल चल रही थी। संजीव सिंह जी, फिर आप ये कहना चाहते हैं कि इस बार आपको जेडीएस की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना चाह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी वहां सरकार बनाते दिख रही सारिक जी, और 13 मई को जब रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे। अनिल शुक्ला जी, ये बीजेपी की एक खासियत रहती है, सवाल पूछ लेने दीजिए मुझे कि जब तक आखिरी वोट न गिना जाए तब तक हारा हुआ नहीं मान सकते आप बीजेपी को। और कई राज्यों में भी जो आप ट्रेंड जिसकी बात कर रहे हैं कि जैसे हम उत्तराखंड में देखें, सरकार कभी रिपीट नहीं हुई, लेकिन इस बार आपने वहां भी रिपीट किया था। किस तरह की रणनीति है? क्योंकि प्रधानमंत्री भी वहां कई दौरे पिछले 3 महीने में कर चुके हैं। अगर मुझे ठीक से याद है तो 7 दौरे उन्होंने बैक टू बैक किए हैं, तो प्रधानमंत्री एक चेहरा होंगे आपके लिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी तो बहुत मेहनत करते हैं और करना भी चाहिए, और सारे हमारे जितने भी क्या नाम पार्टी के सीनियर नेता हैं, सभी लोग चुनाव को पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और संगठन इसका इतना मजबूत है कि ऊपर से लेकर के नीचे बूथ लेवल तक, यहाँ तक कि पन्ना प्रमुख, जो कि एक पन्ना प्रमुख होता है जिसके अंडर में 20-25-30 घर होते हैं, वहां तक हमारी पहुंच है। तो इसलिए जितना मजबूती से बीजेपी चुनाव लड़ती है, और इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी केवल चुनाव नहीं लड़ती है, चुनाव लड़ने के बाद जो वादे करती है उस पर काम भी करती है। तो इन सब चीजों को लेकर के आज पूरे देश में बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। और जहां तक रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस अपने डाउनफॉल पे जा रही है, और ये लोग बहुत ज्यादा जो डिपेंड कर रहे हैं कि पदयात्रा को लेकर के राहुल गांधी की। मुझे तो लग रहा है कि पदयात्रा में देश का कोई भी बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ, और पदयात्रा में इनके साथ जो भी थे झुकपैये लोग थे और तमाशबीन ज्यादा थे। चलिए वो यात्रा खत्म हो गई। संजीव सिंह से इसका जवाब लेते हैं। लोग कम थे, तमाशबीन ज्यादा थे। देखिए संजीव सिंह जी, मेरा सवाल यही था तो उसमें ये डिपेंड करके चल रहे हैं। तो इनको जो लोग बीजेपी के समर्थक नहीं है या फिर वोटर नहीं है, वो भी ये मानते हैं कि बीजेपी जिस शिद्दत के साथ जमीन पर मेहनत करती है, सत्ता में होने के बाद भी, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उनके अध्यक्ष हो, वो आपकी पार्टी में और आपके नेताओं में लैग करता है, और इससे अभी तक आपने कुछ सीखा नहीं है। क्या इस बार भी यही होने वाला है? नहीं सारिक भाई, मुझे लगता है कि इस बात से मैं पूरी तरह आपके सहमत नहीं हूं, क्योंकि आज बताइए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी बता रहे थे कि डबल इंजन की सरकार, विकास की गाथा गा रहे थे, और उसके बावजूद प्रधानमंत्री से पूरे कैबिनेट को कर्नाटका में वहां पे टिकना पड़ता है। और अभी कुछ दिन पहले देखा कि इनके ही लोकप्रिय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा साहब के घर पे पथराव होता है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए संजीव सिंह जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे। मैं इस सवाल का जवाब उसी के साथ दे रहा हूं, उस सवाल पे उसी के साथ बोल रहा हूं कि आज कांग्रेस के प्रति लोगों का लगाव है, और हम इस बात को कतई ये बात से आपके डिनाई करते हैं कि हमारे नेता नहीं जानते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो वहां से आते हैं, उन्होंने स्वयं कहा कि पहली बार कर्नाटक के चुनाव में ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री समेत पूरा जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, सारे लोग आकर के, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था और ये पहली बार हो रहा है। तो ये भाजपा की हताशा को बता रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वहां पे कर्नाटका में विफल रहा है। लेकिन संजीव सिंह जी उसको हताशा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे कि मेहनत, उसको मेहनत का नाम देंगे। क्योंकि आप सारिक जी मेहनत को, एक सेकेंड, मेहनत को हम कह सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो मेहनत अगर होती
तो येदियुरप्पा जी के घर पे पथराव ना होता। वो मेहनत होती तो बसवराज बोम्मई साहब 25 महीने से ज्यादा होगा अपनी कैबिनेट बैठा लिए थे। वो मेहनत होती तो रेड्डी ब्रदर्स अपनी अलग पार्टी न बनाते। अरे शुक्ला जी को जवाब शुक्ला जी से जवाब लेते संक्षेप में। शुक्ला जी, मैं कहना चाहता हूं कि इनके अध्यक्ष जी अपने जो है कि गृह जनपद की सीट हार गए। इनके जो अध्यक्ष जी खुद ही बाई इलेक्शन में हार गए, तो आपने देखा ही है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये लोग टीवी पे आप ये बताइए ना देश को, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देते हैं। आप दोनों मेहमान उनके बारे में आप दोनों मेहमान हमसे जुड़े, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी का अपना अनिल शुक्ला जी, वक्त कम था इसलिए आप दोनों को रोकना पड़ा। यहाँ पर बीजेपी अपने दावे कर रही है कि वो उस ट्रेंड को तोड़ेगी जहां सत्ता में वापसी नहीं करी है जो सरकारें होती हैं। वहीं कांग्रेस कह रही है कि इस बार उनकी वापसी तय है और वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। अब ये तो 13 तारीख को ही पता चलेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक। भगोड़े अमृतपाल के बारे में सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। सूत्र बताते हैं कि अमृतपाल के बारे में पंजाब पुलिस को खबर मिली थी कि वो होशियारपुर जा रहा है और वहां अकाल तख्त में सरेंडर करना चाहता था। पंजाब पुलिस ने होशियारपुर में उसे घेर भी लिया था, लेकिन अमृतपाल जिस इनोवा कार में था उसे छोड़कर वो मनसैया गांव के गुरुद्वारे के पास से खेतों के रास्ते भाग निकला। पुलिस ने उसी इनोवा कार, जिसका नंबर PB 10CK 0527 है, उसे जब्त कर लिया है। अमृतपाल लगातार गांव के रास्तों से अपना ठिकाना बदल रहा है। पुलिस भी लगातार उसे ढूंढ निकालने के लिए आसपास के गांव में तलाशी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देने के फिराक में भी है। अमृतपाल का एक नया वीडियो भी सामने आया जिसमें वो बिना पगड़ी नजर आ रहा है। सूत्र बताते हैं कि यह वीडियो दिल्ली का है, जहां 21 मार्च को वो अपने सहयोगी पप्पल प्रीत की एक परिचित महिला के घर ठहरा था। हम इस वक्त मनसैया गांव में हैं होशियारपुर के, और ये गुरुद्वारा है यहाँ का, जहाँ कल तकरीबन 8:30 बजे ऐसा सूत्र कह रहे हैं कि अमृतपाल इनोवा गाड़ी में आया और पुलिस पीछे लगी तो इनोवा गाड़ी को यहाँ आप रेत देख रहे हैं, यहाँ चलती हुई ऑन गाड़ी को यहाँ छोड़ करके और यहाँ से खेतों में फरार हो गया। तो ये जो टायर के निशान देख रहे हैं ये उसी इनोवा गाड़ी के। उस इनोवा गाड़ी को अब पंजाब पुलिस यहाँ से ले गई है आगे की खोजबीन के लिए। तो ये इनोवा गाड़ी के टायर के निशान आप देख सकते हैं। ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के अंदर ले आया था, पुलिस पीछे लगी तो गुरुद्वारे के अंदर ले आया वो, और यहाँ पर चलती हुई ऑन गाड़ी को ब्रेक लगा करके अमृतपाल और उसका सहयोगी पप्पल प्रीत छोड़ करके भाग गए। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अमृतपाल सरेंडर करना चाहता था। सरेंडर करने से पहले वो एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को इंटरव्यू देना चाहता था, और सरेंडर भी वो अकाल तख्त में अमृतसर में जाके करना चाह रहा था। और ये जो इनोवा गाड़ी है, अगर उसकी जानकारी जो हम बताएं, जो इनोवा गाड़ी है वो बाबा गुरमीत के नाम से रजिस्टर्ड है, जो अमृतपाल को सरेंडर करवा रहा था। तो बाबा गुरमीत की से भी पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस निकली है। इसके अलावा इनोवा गाड़ी भी पंजाब पुलिस ने सरेंडर की है। तो ये टायर के निशान देख सकते हैं आप कि वो आया अंदर, गाड़ी चलती हुई गाड़ी छोड़ करके खेतों में फरार हो गया। और रात भर पंजाब पुलिस आसपास के गांव में सर्च ऑपरेशन कर रही है। जो अमृतपाल का प्लान था कि वो अकाल तख्त के साथ कोऑर्डिनेट करके अमृतसर में सरेंडर करे, और उससे पहले वो एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को इंटरव्यू देना चाहता था, जिसके चलते पंजाब पुलिस को भनक लगी और पंजाब पुलिस पीछे लग गई। अमृतपाल अमृतसर जा रहा था और वो हाईवे का रास्ता नहीं लेकर के गांव के रास्ते से जा रहा था। यही वजह है कि वो मनसैया गांव आ गया और पुलिस पीछा करते हुए यहाँ आई। तो वो चलते हुए ऑन इनोवा गाड़ी छोड़ करके यहाँ से दीवार फांद करके भाग गया। और आपको नज़र भी आएगा दीवार जो है वो काफ़ी छोटी है। तो फिलहाल अमृतपाल की तलाश पंजाब पुलिस को जारी है। 11वां दिन है। पंजाब पुलिस की नाक के नीचे अमृतपाल पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, फिर दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब पहुंच जाता है, और पंजाब पुलिस सिर्फ और सिर्फ उसके गुजर जाने के बाद छानबीन करती उसे ढूंढती हुई नजर आ रही है। सहयोगी अशोक महाले के साथ होशियारपुर से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। केरल के वायनाड सीट पर अभी उपचुनाव नहीं होने जा रहे। यह सीट राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाने से खाली हुई है।
चुनाव आयोग ने आज कहा कि वहां उपचुनाव के लिए कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि सीट खाली होने के बाद उपचुनाव कराने के लिए 6 महीने का वक्त होता है। साथ ही कोर्ट ने भी कानूनी उपचार के लिए 30 दिन का वक्त दे रखा है। आपको बता दें, मोदी सरनेम पर दिए बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर हुआ था, जिस पर सूरत की अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। इसी के बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। That whenever there is a vacancy, we have to do the by-election in 6 months' time. So this says shall be held within a period of 6 months from the date of the occurrence of the vacancy. So vacancy has occurred and has been reported on 23/3/23 to us. So we have 6 months' time to do that election. And the second proviso also says of the section that remainder of the term of a member in relation to a vacancy is less than 1 year, then election will not be held. In this case, this is more than 1 year. So, as I mentioned, we have cleared the vacancies till February. And in this case, the trial court has given 30 days time for a judicial remedy. And therefore, there is no hurry to do it before exhausting that particular remedy which the Honorable Trial Court has afforded. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ 2 दिन के धरने पर हैं। ममता का केंद्र पर आरोप है कि वो पश्चिम बंगाल को उसके हिस्से का फंड नहीं दे रही। जल्द ही राज्य में पंचायत चुनाव है, जिसे लेकर ममता केंद्र सरकार पर फंड रोकने का आरोप लगा रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी आज कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता भी आज कोलकाता के श्याम बाजार इलाके में एक दिन का धरना प्रदर्शन उनका जारी है। बीजेपी ममता सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस ने भी दोपहर 2:30 बजे के करीब राहुल गांधी के लोकसभा से अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे पर एक विरोध मोर्चा निकाला। तो राजधानी कोलकाता में आज दिन भर धरना प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज धरना पे बैठी है। 24 घंटे का धरना है और ये धरना केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का आरोप यह है कि केंद्र सरकार जो पश्चिम बंगाल को पैसे देना चाहिए डेवलपमेंट स्कीम के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए, वो पैसे नहीं दे रहे हैं। बंगाल को इग्नोर किया जा रहा है, ऐसे तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का आरोप है। और इसी आरोप को सामने रखते हुए यहाँ पे आज ममता बनर्जी धरना पे बैठी है। धरना शुरू हो गई है, उनके साथ उनके मंत्रिमंडल में जो उनके कॉलीग्स हैं वो भी इस धरने पे बैठे हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, स्टेज पे है इस वक्त और ये धरना शुरू हो गया। लेकिन शहर में ये सिर्फ अकेला धरना नहीं है, आज साथ साथ बीजेपी भी काउंटर धरना कर रहे हैं। श्याम बाजार में शहर के दूसरे तरफ कांग्रेस भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एक रैली कर रहे हैं कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से बाग सर्कस तक। और ममता बनर्जी का भतीजा तृणमूल कांग्रेस का नेशनल जनरल सेक्रेटरी और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी भी एक रैली कर रहे हैं। दूसरे तरफ जो शहीद मीनार ग्राउंड है वहां पे तो राजनीतिक प्रदर्शन कोलकाता में कई सारे दल, कई सारे नेता कर रहे हैं। ममता बनर्जी धरना पे है, अभिषेक बनर्जी का रैली होने वाला है, रैली हो रहा है और कांग्रेस और बीजेपी भी अपना प्रदर्शन शहर में कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।